जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो वन शॉट में आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये वन शॉट कंप्लीट देख लिया तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका होगा। और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा और नंबर तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज के पहले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो वन शॉट में आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये वन शॉट कंप्लीट देख लिया तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका होगा। हमने रोड मैप वाले लेक्चर में भी ये स्लाइड रखा था, रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और एक और कोट उसमें ऐड कर दिया गया है, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, आपको थकना है, ब्रेक भी लेना है, लेकिन पढ़ाई जारी रखनी है। आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, लास्ट तक पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक पेपर ना दे दो। और नंबर तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में वन शॉट में हम आपको लॉट्स ऑफ PYQs कराएंगे, आपको पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और बाकी आपको जिस तरीके से रोड मैप में बताया गया है ठीक उसी तरीके से आपको चैप्टर को आगे लेकर के बढ़ना है, ताकि आपका ये चैप्टर आपका हो जाए। आपका मतलब आपका चैप्टर का थ्योरी, कोई कुछ भी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, उसको बताने के लिए, उसको क्वेश्चन को समझाने के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और वो आप ही कर सकते हैं और हम यहां पढ़ा रहे हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। हम यहां बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चैप्टर का नाम ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ते करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सर जरा बात करते हैं व्हाट इज करंट। तो करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन अ यूनिट टाइम। यहां पे एक वर्ड आ रहा है चार्ज, इसीलिए हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज के बारे में, देन हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। व्हाट इज चार्ज। तो पहले तो ये बात करते हैं कि चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सपीरियंस और शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो चार्ज उस बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के होने से बॉडी पॉजिटिव या निगेटिव नेचर का हो सकता है। एक बॉडी दो नेचर का हो सकता है, या तो पॉजिटिव नेचर का हो सकता है या निगेटिव नेचर का। जैसे मेरे पास आपने पढ़ा होगा सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम किसी को दे देता है तो एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन बच गया और 11 प्रोटॉन बच गया। तो अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। एक एक्सिस प्रोटॉन यहां पे प्लस चार्ज की वजह से की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज दिखता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन को उसने गिव किया। तो इलेक्ट्रॉन को देने का मतलब क्या हुआ, यहां पे डिफिशियंसी क्रिएट हुई, डिफिशियंसी यहां पे क्रिएट होती है। और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे एटम पे पॉजिटिव चार्ज शो होने लगता है। जैसे क्लोरीन की बात करते, क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास अगर देखोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। और अब क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब यहां पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां बच जाएगा जो कि क्लोरीन पे निगेटिव साइन की तरह रिप्रेजेंट या शो होने लगता है और क्लोरीन हमारा निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज। आपको इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैसे, प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और निगेटिव चार्ज में हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये कैसा चार्ज है भैया, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
तो पहला प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हो कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जी हाँ, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे एक मैग्नेट साउथ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ, दोनों का नेचर डिफरेंट हो जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलम। ये जो एसआई यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा हुआ है। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल आप बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? तो क्वांटाइजेशन क्या होता है कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, यानी Q बराबर हम बोल सकते हैं प्लस माइनस एनी, जो यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर एक सोडियम एटम पे क्या है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और एक इलेक्ट्रॉन देने से यहां पे एक प्लस चार्ज इसके ऊपर शो या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहां जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक यहां पे चार्ज आया। अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को दिया तो यहां पे क्या आएगा प्लस एक और आया, यानी 2e आ जाएगा। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां पे अब क्या आ जाएगा 3e, मतलब 3 चार्ज प्लस प्लस प्लस। और ये प्लस मतलब ड्यू टू डिफिशियंसी एक जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना 3 चार्ज आप निकाल दीजिए, उतना प्लस चार्ज वहां पे शो करने लगेगा। यानी आप इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ करके नहीं निकाल सकते किसी भी एटम से या ऑब्जेक्ट से। आप इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दोबारा एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरा निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला। तो चार्ज जो होता है इसीलिए बोलते हैं कि चार्ज इज दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि यहां प्लस माइनस लिखा हुआ है तो यहां तो प्लस में आ रहा है, निगेटिव क्यों होगा? तो जैसे क्लोरीन का हमने एग्जाम्पल लिया कि 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो ये एक अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे एक निगेटिव चार्ज दिखेगा, दूसरा लिया तो एक और निगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, बट वो निगेटिव में दिखेगा ना। तो यहां पॉजिटिव में दिखा, यहां निगेटिव में, इसीलिए डायरेक्ट लिखा जाता है प्लस माइनस एन ई। क्या आपको ये बात समझ में आई कि किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के टर्म में आता है, एंड दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे। अ बॉडी हैज अ चार्ज 4.8, ये बॉडी एक बॉडी है जिसपे चार्ज है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज गेन्ड और लॉस। तो कहता है बताइए कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया। तो गेन और लॉस के लिए तो पहली बात ये कि आपको देखना है कि इस पे चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव में है। तो जैसे ही पॉजिटिव दिख रहा है मतलब ये चार्ज क्या किया होगा, लूज इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया होगा। पहली बात तो ये हो गई, यानी इसने लॉस्ट किया। अब पूछता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितना इसने लूज या गेन किया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Q बराबर एन ई। तो अब Q तो आपको मालूम है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम दिया हुआ है। N मुझे नहीं पता कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज या गेन किया। E मुझे पता E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहां पे हम यूज करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहां कूलम से कूलम कट जाएगा, यहां N बराबर मिल जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको कटा देंगे 16×48, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया, तब जाकर के इस पे चार्ज प्लस 3 का आया, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का आया होगा। नाउ आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात आता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो चैप्टर का आपका नाम है। So what is electric current? Electric current is defined as the rate of flow of charge through a cross section of conductor, या यहां पे आप वायर भी बोल सकते हो, पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज वायर की क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है, फ्लो कर जा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? तो आप यहां पे अगर बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई टी. Q इज व्हाट? Q इज चार्ज एंड T इज व्हाट? टाइम. कितने टाइम पीरियड के अंदर चार्ज फ्लो किया. तो रेट के लिए क्या करना है? आपको डिवाइड करना पड़ता है. तो यहां पे अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का एसआई यूनिट कितना होता है भाई? कूलम. और टाइम का सेकेंड, यानी आई का जो एसआई यूनिट होगा दैट इज कूलम पर सेकेंड. यानी आप लिख सकते हो कूलम सेकेंड इनवर्स. और इसी को हमने कंबाइंडली बोला एम्पियर. ये भी साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा हुआ है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करने वाले हैं. यहीं पे आपको स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये मैं आपको बता दूंगा. वैसे एक कन्वेंशनल है कि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इधर से इधर है, मतलब अगर मैं मान लूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा. नाउ क्वेश्चन, 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, फाइंड द करंट. कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से इन 1 सेकेंड. तो आपको पता है आई क्या होता है? आई बराबर होता है Q बाई टी. अब आई कितना है? 1 कूलम और टी कितना है? 1 सेकेंड. तो आई बराबर आपको क्या मिल गया? 1 कूलम पर सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट क्या किया? उस सर्किट से फ्लो किया. तो यहां से कि इंपॉर्टेंट यहां पे 1 एम्पियर एक डेफिनेशन होता है जो बोर्ड्स का बहुत फेवरेट होता है. 1 एम्पियर आप बोल सकते हो द इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन दैट अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर. ये बात ध्यान में रखिएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट. कहता है कि एक सर्किट से करंट फ्लो करता है आपका 0.5 एम्पियर एंड आपको टाइम पीरियड दिया हुआ दैट इज 10 मिनट्स. सो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन में आओगे तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि आपकी चीजें एसआई यूनिट में हो तभी आपको सॉल्व करना है, या कोई भी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करते हैं हम. तो यहां पे 10 मिनट दिया होता है. आपको मालूम है टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड में होता है. तो इसको तुरंत चेंज करो और 10 इंटू 60 कर लो, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी 600 सेकंड के बारे में ये बात कर रहा है. तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू द सर्किट. तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी. अरे I बराबर Q बटी समथिंग दिस I 0.5 इंटू 600, यानी 1 0 से ये खत्म, 6 5 300 कूलम चार्ज फ्लो करेगा. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो जरा बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन. इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. किसी भी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. आप इसको एज इट इज पर याद कर लीजिएगा. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय V. पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं. एंड एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट पोटेंशियल, दिस इज अमाउंट ऑफ, लिखा हुआ है द वर्क डन. वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल. और एक यूनिट चार्ज को आपको क्या करना है? फ्लो कराना है. यानी V बराबर क्या हो गया? W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन का जूल हो गया और चार्ज का कूलम हो गया, यानी जूल पर कूलम. आपसे इसका क्या हो गया? आपका एसआई यूनिट होगा और इसको कंबाइंडली हम वोल्ट बोलते हैं. ठीक है. तो यहां लिखा हुआ एसआई यूनिट वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है. यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V बाई W बाई Q. ना यहां पे देखो 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखा हुआ है. क्या? तो 1 वोल्ट मतलब कब होगा? यानी 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में अगर लगाया जाए तो हम उसको 1 वोल्ट बराबर. क्या बोला है? 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो हम 1 जूल का वर्क करेंगे दैट इज नोन एज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल. तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम. Q दिया है, आपको ध्यान रखना ये सब लिख लेना. गिवन जो भी होता है फटाफट लिखिए. Q 20 कूलम मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस
V तुमको दिया हुआ 3 वोल्ट, पूछा क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो आपको पता है V बराबर होता है W बाई Q, यानी W बराबर क्या हो जाएगा Q V, यानी Q कितना है 20, V कितना है 3, यानी 60 कूलम वोल्ट, दैट इज 60 जूल, आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, समझते जाइएगा। नहीं, क्वेश्चन है व्हाई करंट फ्लोज। नाउ करंट क्यों फ्लो करता है, जो मैं एक बहुत फंडामेंटल चीज आपको बताने वाला हूं। हमारे घर में, सबके घर में क्या है, टैप सिस्टम है, पानी कैसे हम नल खोलते पानी आ जाता है, तो पानी को लाने का तरीका क्या है, पानी कैसे आपके टैप में आया, कैसे आपके नल में आया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये हमारा अगर मकान है, ये हमारा छोटा कमरा, ये हमारा रूफ है, तो इस रूफ पे हम लोग क्या करते हैं टैंक लगा देते हैं, और टैंक को जब लगा दे तो टैंक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया। अब जो नल है वो कुछ नीचे हो गया, यहाँ पे नल कुछ यहाँ लगा दिए, तो अब क्या किया कि यहाँ से पानी आया, यहाँ पे इजी चला गया, क्योंकि आपने एक डिफरेंस क्रिएट किया, और डिफरेंस कौन सा है, हाइट का डिफरेंस है। तो हाइट डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हुआ तो एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी फ्लो कर गया। ठीक उसी तरीके से करंट को फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट करते हैं तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो कर जाता है। फ्रॉम हायर पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव से दिखा दिए, लोअर पोटेंशियल को हमने निगेटिव से दिखा दिया, तो हायर टू लोअर हमारा करंट इतने इजी वे में फ्लो कर जाता है। देखो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखो मैंने करंट की बात यहां पे बोली है, मैंने करंट बोला है, बट यहां क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा अगेंस्ट दी करंट मूव करता है, या करंट को बोल सकते हैं कि हमेशा अगेंस्ट दी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वो चलता है। तो अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द कंडक्टर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कन्वेंशनली करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अब किसी भी सर्किट में इस चीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी क्या करता है, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जो भी सर्किट होगा, जैसे मान लो यहां पे मेरा एक सर्किट है, तो यही तो आपका बैटरी है। अभी बात करेंगे सारी चीजों पे। यहां पे अगर मान लो हमने एक लोड लगा दिया बल्ब, तो अब ये बल्ब की ग्लो होने का रीजन क्या है, तो ये बल्ब तभी ग्लो करेगा, ये देखो आपने यहां पे आपने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हुआ तो हमारा बल्ब ये ग्लो कर गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट क्या है, देखो अ सर्किट डायग्राम इज अ सिस्टमैटिक ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर कंपोनेंट्स आर शोन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड आर कनेक्टेड बाय लाइंस और वायर्स। कह रहा है देखो सर्किट जो होता है इस पे बहुत ज्यादा, इसको बहुत ज्यादा तरीके से इसकी डेफिनेशन को ध्यान मत रखिएगा, आपको सर्किट पता होना चाहिए सर्किट क्या होता है। मैं एक सर्किट यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ वायर, ये जो लाइन में लाइन दिखा रहा हूं ये वायर है, यहां पे अगर ये मैंने लगाया तो शेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ये प्लस और माइनस। यहां पे हम लोग एक की यूज करेंगे, देन यहां पे हम लोग अगर एमीटर लगाना है तो एक एमीटर सीरीज में लगाते हैं। यहां पे हम लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस एक तरीके से लोड्स को दिखा रहा है, या तुमको बल्ब बनाना बल्ब भी बना लो। ये मैं सीरीज में कुछ चीजें मैंने लगा दिया, तो ये देखो सिस्टमेटिक वे से हमने एक यहाँ पे रजिस्टर लगाया, यहाँ एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया। अगर हमें लगाना तो यहाँ पे हर लोड के क्रॉस एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लगा दिए और एक सिस्टमेटिक वे से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। बेसिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या होता है भाई, बेसिक पार्ट तो सेल और बैटरी जो मैंने यहां बनाया है, जो क्यों आपने लगाया सेल और बैटरी, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएगा। देन कंट्रोल प्लग की, यहां पे मैंने लगाया हुआ एक की, देखो आप यहां पे की लगा दिया, ये क्या करेगा, ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ, कोई भी अप्लायंसेस हमें चलाने के लिए स्विच रखते हैं, नहीं चलाना बंद कर देंगे, चलाना है हम उसको ओपन कर देंगे। देन कंडक्टर्स, कनेक्टिंग वायर, देखो ये जो लाइंस है ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। कंपोनेंट्स, रजिस्टर, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, और भी चीजें हम लगा सकते हैं, जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको सबको अगर रिप्रेजेंट करना तो एज अ लोड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम, देखो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग नॉर्मली एक लाइन से दिखाते हैं ऐसे, ये प्लस और माइनस, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज नोन एज बैटरी। तो बैटरी के लिए हम लोग देखो प्लस माइनस ऐसे हमने ऐड कर दिया, सॉरी यहां माइनस होगा, तो ये मेरा क्या बन गया, ये बैटरी हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। प्लग की स्विच ओपन का मतलब
बत्ती बंद। बत्ती बंद मतलब यहां पे ये जो गैप है, गैप को फिल किसी ने नहीं किया, तो ये क्या हुआ, वायर्स आर डिस्कनेक्टेड। अब वायर डिस्कनेक्टेड है तो मेरा बल्ब नहीं जलेगा। डिस्कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने एक पॉइंट लगाया, मतलब हम दिखा रहे हैं कि इसको जोड़ रहे हैं, तो दैट इज स्विच क्लोज्ड। ज्वाइंट वायर को कैसे दिखाएंगे, तो जो वायर ज्वाइंट होता है वहां पे हम लोग ये एक डॉट से उसको हम दिखा देते कि भाई वायर क्या है, हमारा ज्वाइंट है, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इसमें ज्वाइंट करके निकाल रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे। बट यही वायर अगर ज्वाइंट ना हो तो इसको हम लोग इस तरीके से जंप करता हुआ नजर दिखाते हैं। तो ये रहा आपका जो वायर्स ज्वाइन नहीं किए, एक दूसरे को ज्वाइन नहीं किए और पास कर रहे, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे, या मैंने बल्ब जो बनाया वैसे आप दिखा सकते हैं। रेजिस्टर्स को हम लोग इस तरीके से ऐसे 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 एक जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम बढ़ा या घटा सकते हैं, बट इसको बढ़ा या घटा अपने अकॉर्डिंग नहीं सकते हैं, इसको बढ़ा या घटा उसके लिमिट के हिसाब से। मान लो कि कोई भी रेजिस्टर है वो 20 ओम से 200 ओम तक जा सकता है, तो हम 20 से 200 ओम के बीच में उसको वैरी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। एरो क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जॉकी। इसको हम लोग जिस तरीके से इसको मूवमेंट कराएंगे उस तरीके से इसके वैल्यूज को ये बढ़ा या घटा देगा। नाउ नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर क्या है, दैट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन आवर होम या थ्रू दैट सर्किट। तो एमीटर एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है कितना करंट हमने कंज्यूम किया या उस सर्किट में सप्लाई हो रहा है। नाउ व्हाट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम लोग V से दिखाते हैं। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल या वोल्टेज पासिंग थ्रू दैट सर्किट। कितना वोल्ट हमारे घर में सप्लाई हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और एक और चीज यही बता दे रहा हूं, एम मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग सर्किट के साथ। इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। एम मीटर वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। रेजिस्टेंस इन एन आइडियल एम मीटर इज 0। ध्यान रखिएगा, एम मीटर में जो आइडियल एम मीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस मान के चलते कि 0, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन दी सर्किट। क्यों सीरीज में, क्योंकि जितना ज्यादा करंट आप यूज करें तो सीरीज में रहेगा, तभी तो यहां से जितना करंट पास करेगा इससे भी पास करेगा। तो ये एक ही उसके लिए क्या होगा, एक पाथ होगा, एक ही पाथ है, तो जिस सारा करंट उसी पाथ से जा रहा है, तो सारा का सारा करंट आपको पता चल जाता है कि कितना आपने यूज किया है। और वोल्ट मीटर के बारे में बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंफिनिटी होता है। इसके बारे में चर्चा आपको क्लास 12 में पता चलेगा, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन दी सर्किट। ये पैरेलल में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर यहां हमने लगा दिया किसी भी लोड के क्रॉस, तो इसके क्रॉस कितना ज्यादा वोल्टेज जा रहा है, कितना वोल्टेज ये यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उस इंडिविजुअल अप्लायंसेस का लोड का हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं सर्किट के क्रॉस। नाउ क्वेश्चन है, ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल। चलो देखते हैं क्या क्या। वो 3 सेल बोल रहा है ऑफ 2 वोल्ट ईच। सेल मेरा ऐसा होता है, 2 वोल्ट का एक सेल है, और ऐसे 3 सेल हमको जोड़ने हैं, 3 सेल, तो अभी बैटरी बनेगा। रजिस्टर जो बोल रहा है वो कह रहा है भाई 5 ओम का रजिस्टर आप क्या करिए, जोड़ दीजिएगा, और एक कह रहा है 10 ओम का रजिस्टर आप लगा दीजिए। एम मीटर कह रहा है जोड़ने के लिए, एम मीटर चलो जोड़ लेंगे, और एक कह रहा है प्लग की जोड़ दीजिए, चलिए ठीक है इसको भी जोड़ देंगे। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसको कैसे हमको कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो देखो इसको क्या करेंगे, पहले बैटरी बना लो, 1 2 3, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितना हो गया, 6 वोल्ट का बैटरी प्लस माइनस। उसके बाद यहीं पे की लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, एम मीटर को सीरीज में लगाना, तो चलिए यहीं पे सीरीज में लगा दिए, ये प्लस और ये माइनस, इधर प्लस इसीलिए। अब यहां पे ये एक रजिस्टर हमने लगा दिया 5 ओम का, यहां पे एक रजिस्टर हमने लगा दिया 10 ओम का यहां पे। और भी कुछ लगाना है क्या, नहीं। अब हमसे कह रहा है भैया कि ठीक है, एक कंपोनेंट 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने पांचों का पांचों कंपोनेंट यहां पे लगा दिया, और ये हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम सर्किट का बन गया। नाउ आगे बात करते हैं, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का मतलब सबको समझ में आता है। रेजिस्टेंस जैसे आपकी पढ़ाई में रेजिस्टेंस आपका क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका सोशल मीडिया, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, द हर्डल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये
रेट जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जो यहां लिखा हुआ है। और ऐसा यूनिट क्या होता है उसका, ओम होता है, 1 ओम। व्हाट इज 1 ओम? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अक्रॉस इट्स एंड अलाउ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो उस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओम। ठीक है, ये बात अभी करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तब। और रियोस्टेट को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस रजिस्टर भी बोलते हैं, यूज टू रेगुलेट दिस करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। देखो, वोल्टेज को बिना चेंज किए हम रियोस्टेट की मदद से किसी भी सर्किट के अक्रॉस करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। वैसे आपको मैं एक बार बता दूं, क्योंकि ये वन शॉट है तो आपने पढ़ा होगा, V बराबर IR ओम्स लॉ। सो अगर देखो ये कांस्टेंट रहा, इसको हम छेड़ नहीं रहे हैं, तो करंट कैसे कम ज्यादा होगा? तो I बराबर क्या होगा, V बाई R। अगर R को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और अगर I को बढ़ाना है हमें तो अब V तो कांस्टेंट है, तो R को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, तब ये आपका बढ़ जाएगा। तो रियोस्टेट की मदद से करंट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस, अब यहां पे रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया, बट यहां पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखो, देयर आर बेसिकली 2 फैक्टर्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे डेरिवेशन भी है, और भी 2 चीजें, एक मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल बोल लीजिए आप, नेचर ऑफ मटेरियल, और देन टेम्परेचर। इस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने की ताकत रखता। पूछो कैसे, तो जरा बात करते हैं। अभी मैं आपको मटेरियल और टेम्परेचर के बारे में बताता हूं। टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, अगर कोई मेटल है और आपने उसको हीट दिया, तो हीट देने से क्या होगा, उसके अंदर जो एटम्स है उनको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो वाइब्रेशन है एटम्स का वो बढ़ जाएगा, और अगर वाइब्रेशन बढ़ गया तो उनका कोलिजन आपस में बढ़ जाएगा, और कोलिजन आपस में बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक उनका बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, मेटल्स ध्यान रखिएगा, या कंडक्टर इंक्रीजेस। कंडक्टर है तो वो इंक्रीज कर देगा उसका रेजिस्टेंस। मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों बात करते हैं, नेचर से क्या, जैसे सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसका नेचर है वो, उसी सिल्वर से जो करंट फ्लो करेगा उसमें जो लॉस ऑफ करंट होगा कम होगा, रादर देन अगर आप लोहा ले लो, लोहे में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। ऑल्दो लोहा क्या करेगा, करंट फ्लो कराने में मदद करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो लॉस ऑफ करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों पे बात होगी ना। अब बात करते हैं एरिया और लेंथ के बारे में। देखो, एनसीईआरटी में पढ़ना है आपको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8। कहने का मतलब, अगर लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसको मैं ना एक रोड, जैसे आप सड़क पे चलते हैं, उससे उस एग्जाम्पल से हम इसको समझाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, और एक ये C पॉइंट है। इस C पॉइंट को हम लेंगे समझने के लिए। अगर यहां पे जैसे रोड पतली सी सड़क है, तो इस पे पॉट होल्स हैं, ब्रेकर है, इस पे गाड़ियां चल रही हैं, तो अगर मेरे को यहां से यहां आना होगा तो मेरे को इतने सारे 1 2 3 4 5 हर्डल से गुजरना पड़ रहा है। अगर इसका लेंथ और बढ़ जाए, मतलब मुझे C तक जाना है, तो इधर पॉट होल्स होंगे, यहां पे ब्रेकर होगा, तो गाड़ी को और भी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो इस चीज को आप इस तरीके से ध्यान में रखने के लिए इस रूट का यूज कर सकते हैं। नाउ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A से B जाना है, अब लेंथ को हम कांस्टेंट करें, एरिया पे बात करते हैं। तो A से B आने में पॉट होल्स इतने थे, अब हमने क्या किया, सरकार ने कहा भाई सड़क को चौड़ा बना दीजिए, क्योंकि गाड़ियों का संख्या ज्यादा हो गया है। तो अब आप अगर सड़क को चौड़ा करेंगे तो पॉट होल्स हुए, बट यहाँ पे जो जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई, या वो 5 जा रहे थे 5 ही जा रहे हैं,
तो अब आपको क्या हुआ, इफिशियंसी आपको बढ़ गया, यहां कोलिजन होने के चांसेस कम हो गए। तो जैसे ही आपने एरिया ऑफ रोड बढ़ाया, विड्थ बढ़ाया, तो आपका रेजिस्टेंस ऑफर कम हो गया। ठीक उसी तरीके से वायर का, अगर वायर का जो थिकनेस है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर उसको आप डबल या ज्यादा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस हमारे पास मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी, साइन को हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो यहां रो क्या है, रो इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये रो है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो ये है आपका रो। यानी यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि रो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ये बोल देंगे R इंटू A बाई L। तो एक फॉर्मूला और हमें रेजिस्टिविटी का मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रो of a material of conductor in the shape of cylinder of length L and area of cross section A. Hence derive the SI unit of electrical resistivity. Already मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में इसके बारे में बता दिया। So वहां से आपको मालूम तो चली गया हो कि रो इज इक्वल टू होता है RA बाई L। तो इसको आप फिर से अपने से डू इट एट योर होम, ऑन, अपने से इसको करिए। मैंने ऑलरेडी बताया, एक बार देखकर करिए। इसका SI यूनिट आप लिखिए और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। देखो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, आपको फॉर्मूला मिला रो इज इक्वल्स टू RA बाई L, बट ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, RA और L पे नहीं डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं। हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमें मिला था R इज इक्वल्स टू L बाई A, वहां पे हमने दिखा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था, तो ये मिला था मुझे ये। तो ये जो तुम्हें मिला रो, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि उसके लेंथ या क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सोना है कम रेजिस्टिविटी, सिल्वर है और कम रेजिस्टिविटी, कॉपर है उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी है, तो ये फिक्स रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ चेंज हो सकता है टेम्परेचर पे। अभी मैंने बताया कि क्यों टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आता है, उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उस पे चेंज आएगा। वाइब्रेशंस ऑफ एटम कम या ज्यादा हो जाएगा, तो वाइब्रेशंस ऑफ एटम, अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया, वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ गया, कोलिजन बढ़ जाएगा मेटल्स में या कंडक्टर में, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर कम किया तो कम हो जाएगा। तो ये नेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर से हम इसको बढ़ा या घटा कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मेड ऑफ एन एलॉय जनरली। अच्छा, यहां पे ऑप्शन दिया है, लोअर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल, हायर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल, डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इट्स लेंथ। देखो यहां पे जो ऑप्शंस है, इसमें ऑप्शन जो है, यहां दो ऑप्शन देखते हैं, एक जैसा दिख रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लोअर देन दैट ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट मेटल, हायर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल। तो ये हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, मेटल से हमेशा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एलॉय क्या होता है। तो एलॉय जो है किसी भी नॉन मेटल्स को मिलाते हैं हम लोग मेटल्स के साथ, डोपिंग मतलब उसको मिक्सचर, एज ए मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमारा एलॉय क्रिएट होता है। अब जब एलॉय क्रिएट हो गया तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ जो एलॉय होगा वो आपका रेजिस्टेंस ऑफ मेटल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल बाई 2, या मतलब उसके एवरेज के बारे में बात करेंगे कि इसके एवरेज पे डिपेंड करेगा। अब नॉन मेटल्स का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा, जब एवरेज करेंगे तो मेटल का कम है, नॉन मेटल का ज्यादा है, तो एवरेज नॉन
मेटल के रेजिस्टेंस से ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। यहां पे दो ऑप्शन और है, डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एरिया इन इट्स लेंथ। तो हमको मालूम है कि जो दो ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं इस पे मेरा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। चलिए आगे बात करते हैं। सो क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 3L, इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। कहता है कि एक वायर है, ये वायर है जिसका लेंथ L है पहले तो, और मान लेते इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका रेजिस्टिविटी रो है, तो ये कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। कह रहा है कि इसके इस वायर को स्ट्रेच किया गया और इसको 3 टाइम्स इट्स लेंथ कर दिया गया, 3 टाइम्स, ये 3L के बराबर हो गया। तो जो ऑब्वियस ही बात है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कुछ और हो जाएगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स, वेरिएशन से रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो कह रहा है कि इसका जो न्यू रेजिस्टेंस R' होगा वो कितना होगा ये बताना आपको। तो देखो जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो उसके वॉल्यूम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कंडक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कंडक्टर स्ट्रेच करने के बाद। अब वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो A इंटू L बराबर, इसका लेंथ कितना हो गया 3L और एरिया कितना हो गया A', ये हमने मान लिया। L ने L को मारा तो यानी A' कितना मिल गया A/3, मतलब एरिया रिड्यूसेस टू 3 टाइम्स। नाउ इसका जो R होता है, जो पहले रेजिस्टेंस का R है वो है रो L/A। अब R' की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रो, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, लेंथ कितना है भाई 3 टाइम्स 3L बाई A', हमने ऑलरेडी A के टर्म में निकाल लिया, तो कितना हो गया रो 3L/A/3, यानी ये दिख रहा है आपको 9 रो L/A। अच्छा रो L/A कितना है भाई R के बराबर है, यानी R' इज इक्वल्स टू 9R, यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर गिवन, जो भी है लिख लीजिए, गिवन L बराबर 3 मीटर गिवन है, इज 60 ओम, आपको R दे दिया है 60 ओम, किसी भी 3 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है 60 ओम है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, एरिया आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 7 मीटर स्क्वायर। ये एरिया गड़बड़ नहीं है, -7 होना चाहिए। एरिया मुझे लगता है गड़बड़ है, क्योंकि इतना बड़ा ज्यादा एरिया तो होना पॉसिबल नहीं है, यानी 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी बताना है, तो आपको पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है RA/L। R कितना है भाई 60, ये कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर अपॉन L कितना है 3 मीटर, 3 से कटेगा 20, यह हो जाए 4 दूनी 8, 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी है आपका ओम, यहाँ मीटर हो जाएगा, 1 मीटर से मीटर हो गया ओम मीटर, कितना हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन पूछता है, हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर चेंजेस इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर बोथ आर डबल। कह रहा है कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी ऑफ वायर चेंज होगा अगर लेंथ और डायमीटर दोनों को हम डबल कर देंगे। तो देखो अगर रेजिस्टिविटी की बात पूछ रहा है, यहां पे रेजिस्टिविटी बोला है ना, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी आपको लिखना है हियर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर does not changes due to change in the length and area of क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। आपको ये लिख देना है कि रेजिस्टिविटी मेरा चेंज नहीं होगा, आप चेंज करने मत लगिएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। अगर यहां रेजिस्टेंस बोला होता तब हम इसको चेक करते कि क्या असर पड़ रहा है। क्वेश्चन, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस 4 ओम।
कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ आपको एल से दिखाया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ए से दिखाया गया है, और रेजिस्टेंस 4 ओम बोल रहा है आपसे। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। कह रहा है सेम मटेरियल का वायर है, लेकिन उसका जो लेंथ है ये गिवन आपको है, और आर बराबर होता है आपका रो एल बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि जिसका लेंथ जो है एल डैश बोल दे रहे एल बाई 2 है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए डैश से दिखाते हैं 2a के बराबर। तो भाई मटेरियल सेम होने का मतलब रेजिस्टिविटी विल बी द सेम। तो अगर मैं इसको आर डैश से रिप्रेजेंट करूं और यहां पे लिख दूं रो एल डैश बाई ए डैश, तो कितना हो जाएगा, रो एल डैश यहाँ पे एल बाई 2 और एरिया कितना हो जाएगा 1/2a, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4 रो एल बाई ए। अब आर बराबर रो एल बाई ए, अगर देखें इसका एल क्रॉस लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और आपको रो पता ही है सेम है, तो आर यहाँ पे गिवन है आपको 4 के बराबर, यानी रो एल बाई ए बराबर 4। यहां उठा करके पुट कर दीजिए, यानी 1/4 इंटू 4 कट किए कितना हो जाएगा 1 ओम के बराबर। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो गिवन है वो लिखिए, धीरे धीरे उसको प्रोसीड करिए, अपने आप आंसर तक आप चले जाएंगे। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल। अगर डायमीटर ऑफ वायर को डबल किया जाए तो कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसका आंसर आप बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए। सो यहां एल तो आपका ठीक है, एरिया की जगह पे आपको ध्यान रखना है कि अगर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, या डायमीटर के अगर ये रेडियस के टर्म में रहा तो, और अगर ये डायमीटर के टर्म में हुआ तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। इसको इस तरीके से यूज करके आपको आंसर देना होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल इज आर। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है एल है, उसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर है। इफ वायर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कह रहा है वायर को कंप्रेस किया, कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो कंप्रेस हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ये ओरिजिनल है, मतलब ये हो गया एल बाई 2 के बराबर। फिर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, अगेन सेम क्वेश्चन, यहां पे भी आपको क्या करना है, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा रेजिस्टिविटी। अब अगर इसका लेंथ कंप्रेस करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी दिख रहा है आपको बढ़ रहा है, यानी ए डैश बोल दो। अगर इसका ए रहा, एरिया को वॉल्यूम के टर्म में लाकर के एरिया को एरिया से कंपेयर कर दीजिए, या उसके रिलेशन में लिख दीजिए। जैसे कैसे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा ए इंटू एल, और इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा आपका ए डैश इंटू एल बाई 2। अब ये दोनों बराबर होगा, बराबर कर दीजिए, यानी ए एल से एल गया, यानी ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 2a के बराबर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो आर डैश आपका कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा रो एल डैश बाई ए डैश। तो रो तो रह गया रो, एल डैश कितना है एल बाई 2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2a, यानी कितना हो गया रो एल बाई 4a। अगर ध्यान से देखो तो आर डैश बराबर क्या दिख रहा है 1/4 रो एल बाई ए। अब ये जो पहला वाला जो मेरा वायर था उसका तो रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है रो एल बाई ए, इसको उठाइए इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, यानी आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 आर, यानी पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ओके, यहां पे कुछ गड़बड़ी है, एरर है यहां पे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current in the circuit is directly proportional to applied potential difference provided टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओम्स लॉ कहता है कि
जो करंट इन द सर्किट होता है, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो करंट घट जाएगा। यानी उन्होंने बताया कि जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इसको हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू RI। तो यहीं से आपको मिलता है V बराबर IR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं से हमें मालूम चलता है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज R इज रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस आपके सर्किट में काम करता है। सो आप बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस, कुछ भी आप बोलिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे बनाया हुआ सीरीज सर्किट, देखो यहां पे जो बल्ब है ये सारे के सारे एक, इसको अगर रेजिस्टेंस के थ्रू दिखाएंगे तो इनका जो एक, इसका एक एंड, इसका दूसरा एंड, इसका जो एक एंड है इसके एक एंड से जुड़ा है, फिर इसका दूसरा एंड इसके एक एंड से जुड़ा है, इस तरीके से 1 to 1 एंड, मतलब एक रेजिस्टर एक एंड के साथ जुड़ते जुड़ते चला गया, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज रेजिस्टर्स बोलते हैं। और अगर आपका दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल सर्किट, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके सर्किट में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सारे एक ही पॉइंट के अक्रॉस जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये भी ए पॉइंट के क्रॉस जुड़ा है और ये भी बी पॉइंट के, सबका जो जुड़ने का पॉइंट है वो जुड़ने का एक ही पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टर्स जुड़े हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। चलिए इसके बारे में जरा बात करते हैं कि आर इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे, जरा यहां देखिए। तो अभी पहला बात करेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो ये आपका रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर, फिर इसका एंड, दूसरा रेजिस्टर का एंड, इस तरीके से सारे एंड चलते चले जाएंगे और यहां पे एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस। अब वी वोल्ट की बैटरी है, आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आई करंट को जाने का एक ही रास्ता है, यानी आई करंट सबसे पास करते चला जाएगा और ये आई करंट अगेन बैटरी में वापस आ जाएगा। किसी भी सर्किट में आपको ध्यान रखना है कि जितना करंट बैटरी से निकला उतना ही करंट बैटरी में वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका जो डायग्राम है वो करेक्ट है। खैर आगे बात करते हैं। सो करंट सबके क्रॉस सेम गया। मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टर में रेजिस्टेंस R2 और इसमें R3 है। सो अब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ देखो जो वोल्टेज अक्रॉस इसमें होगा, यहाँ पे मान लेते V1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो V2 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो V3 है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना वोल्टेज यहाँ पे है वो सबके क्रॉस बट गया होगा। मेरे पास 10 चॉकलेट है, मैंने 10 बच्चों को बांट दिया तो एक एक चॉकलेट दिया, या कैसे दिया मैंने, मेरे पास 100 चॉकलेट है, किसी को मैं 20 दूं, किसी को 5 दूं, किसी को 30 दूं, तो मैं सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास जितना चॉकलेट होगा उसी के बराबर हो जाएगा। सो V1 बराबर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा इसका इक्विवेलेंट कैसा, इक्विवेलेंट होता क्या है, आर इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हैं कि भाई ये तीनों रजिस्टर की जगह पे एक ऐसा रजिस्टर लगा दे जो तीनों के बराबर का काम कर दे, यानी एक रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे उसी वोल्ट बैटरी के एक क्रॉस। इसको हम आर इक्विवेलेंट से दिखा सकते हैं ताकि वो आई करंट जो बह रहा था यहाँ से आई उतना ही करंट फ्लो करे। तो अब यहाँ बात करते हैं V बराबर, आप अच्छा ओम्स लॉ के बारे में जानते हो, V बराबर क्या होता है आई आर। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं V, ये आपका V जो है यहाँ से आया, V बराबर हम लिख सकते हैं ना I इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ लिख दो I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 को क्या लिख सकते हो, तो V1 बराबर लिख सकते हो I R1, क्योंकि करंट सेम जा रहा है, बस रेजिस्टर दूसरा है। V2 क्या हो गया I R2, उसी तरीके से V3 क्या हो जाएगा I R3, सबको उठा के यहाँ लिख दीजिए I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से I कॉमन लिए, R इक्विवेलेंट ऐसे रहने दिए, यहाँ से I कॉमन लिए और यहाँ दिख जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I ने I को मारा तो R इक्विवेलेंट क्या मिल गया, R इक्विवेलेंट मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग रेजिस्टर्स को कितने भी रेजिस्टर्स को जोड़ दें तो R इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। इसमें आप देख सकते हो कि रेजिस्टर जो है R इक्विवेलेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, सब इक्विवेलेंट सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो ज्यादा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो हम उसको सीरीज में जोड़ देते हैं। नाउ अब बात करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे जरा देख, तो हमने बताया था कि एक एंड के क्रॉस सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए आप। बैटरी लगा दीजिए यहां पे, 20 वोल्ट की बैटरी है। अब यहां से आई करंट अगर चला तो वो आई करंट को 3 रास्ता मिला, तो इधर I1 गया, इधर I2 गया और इधर I3 गया। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट A एंड B रिमेन सेम, क्योंकि यहां से B गया तो इसके अक्रॉस भी B ही रह गया। ठीक है, अब यहां पे करंट बटा क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वो इजी रास्ते से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा। तो करंट रेजिस्टर्स के अक्रॉस, मान लेते हैं यहाँ पे R1 रेजिस्टर है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस, तो तीनों के अक्रॉस जो है करंट बढ़ गया। अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पे अगेन I बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है अलग अलग पाथ से, वो सबका जो सम होगा वो यहाँ से जो करंट निकला होगा बैटरी से उसके बराबर होगा। अच्छा, इक्विवेलेंट कैसे दिखा सकते हैं? इक्विवेलेंट अगेन ऐसे ही दिखा सकते हैं। ये रही आपकी बैटरी जो आपने सीरीज में दिखाया था, सेम टू सेम V प्लस माइनस, ये R इक्विवेलेंट और I आपका करंट यहाँ से बह रहा है, यानी V बराबर अगर यहाँ से दिख जाएगा I R इक्विवेलेंट। तो I बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, I1 क्या लिख सकते हैं? I1 को लिख सकते हैं हम लोग V1 बाई, सॉरी V तो सब में सेम है, V बाई R1। I2 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R2। और वैसे ही I3 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R3, क्योंकि सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम ही है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो V बाई R इक्विवेलेंट बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से हम लोग V कॉमन ले लेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाए, यहाँ से V कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ से V कॉमन लिया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ से V ने V को मारा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर। जरा ध्यान से देखिएगा, रेसिप्रोकल 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब अगर इस कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है। मतलब रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिराइव करेंगे बोर्ड्स के क्वेश्चन या डेरिवेशंस को भी। ना क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में जोड़ देंगे तो इसका R इक्विवेलेंट बताओ। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको पता है जितना भी होता है सबको हम जोड़ देते हैं, यानी 2 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज आपका हो जाएगा 11 ओम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आपको आएगा कि इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो देखो यहाँ पे कैसे हुआ, ए पॉइंट से आपके, इस डायग्राम को मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये ए पॉइंट है आपका, यहाँ से करंट ऐसे गया हुआ है, सॉरी सर्किट डायग्राम ऐसे दिख रहा है, एक रेजिस्टर लग गया यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टर हो गया, एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा दिया गया ऐसे, एक रेजिस्टर इसके बीच में ऐसे लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एंड देन ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे आपका 21 ओम के बराबर है, ये आपका 42 ओम के बराबर है, ये आपका 63 ओम के बराबर है, ये आपका 84 ओम के बराबर है और ये आपका 105 ओम के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पीछे से देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप आओगे या तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए आप, या जैसे आपको बनाना है वैसे बना लीजिए। यहाँ देखो इस पॉइंट से चला तो यहाँ तो करंट, अगर मान लो ये आपका यहाँ बैटरी लगा लो, अब जहाँ जहाँ के बीच में बनाना वहाँ बैटरी लगा लो, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, लोअर। अब करंट ऐसे चला, आई करंट चला, तो देखो यहाँ दो रास्ता मिला उसको और यहाँ जब ये आएगा तो यहाँ I1 आया, इधर I2 आ गया, लेट सपोज। अब यहाँ जो I1 आया, I1 करंट आया, इसको जाने का यहाँ दो रास्ता मिला, I1 डैश और I1 डबल डैश, ये दो जगह बटा। यहाँ पे I1 डबल डैश यहीं पे आ, क्योंकि इसको रास्ता कोई और मिला नहीं, यानी ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में है। और ये जब सीरीज में जोड़ोगे आप तो दिख जाएगा ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों कैसा है,
सीरीज में, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 105 प्लस 84 कितना हो जाएगा 981 189। मतलब यहाँ पे मेरे को इस अच्छा इक्विवेलेंट सर्किट बनाते चलिए। ए यहाँ ऐसा दिखेगा 42 ओम, ये वाला जो है अब इसको एक मैंने बस ऐसे दिखा दिया, ये हो जाएगा मेरा 189 ओम। यहां पे एक और आया ऐसे 63 ओम, और ये दोनों आकर के सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऐसे मिल गए हैं। और यहां से एक और रजिस्टर आया आपका 21 ओम का, और फिर यहां से एक पॉइंट आया आपका बी। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, यहां पे जो करंट आया वो दो पार्ट में भगा, इधर और इधर, फिर यहां के मिला, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये वाला, ये दोनों आपके कैसे हो गए, ये दोनों आपके पैरेलल में होंगे। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, इसको एज ए पैरेलल आपको सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एक है R1, मान लेते हैं R1 दिया हुआ 63 ओम और R2 दिया हुआ है आपका 189 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का R2, तो ये हो जाएगा आपका 1/R1 देखो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 1/R इक्वल दो सीरीज सर्किट रेजिस्टर्स के लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिखते हैं। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो ऐसा देगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो ये वाला आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई 63 इंटू 189 और दोनों को आपस में जोड़ देना है नीचे में। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 2 9 3 12 1 14 1 15 और 2 252। अब इसको कटा दीजिए, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 7 3 1 3 21 बार में कट गया, ये कटेगा 3 से 8 के 24 8 चौके 32, ये 21 से 4 बार में कट जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ 4 बार में कट गया। अब ये तो कटेगा नहीं, ये मिल गया मेरे को 189/4। तो यहाँ पे मेरे को जो मिल गया कॉम्बिनेशन वो 189/4 का मिला, यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा। इक्विवेलेंट हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये मेरा ए से चला, एक नॉट हुआ, यहाँ पे आपका 42 ओम रह गया, इन दोनों का यहाँ पे एक आ गया आपका क्या 21 ओम, और यहाँ पे एक आ गया आपका ऐसे 189/4 ओम। अब देखो जरा ध्यान से, और ये ऐसे चला गया बी तक। अब इनको जैसे ही सॉल्व किया तो मुझे दिखा ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। खैर ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और बट ठीक है, इजी भी है, इस तरीके से आप एनालाइज करें तो काफी इजी है। अब इन दोनों को आपस में हमको इजी क्या करना है, जोड़ देना है। अब सीरीज में होगा तो आपको सिंपली जोड़ देना होता है, यानी ये हो जाएगा आपका। और देखो ये जब जोड़ोगे आप तो ये वाला सर्किट और ये वाला जो आपका रजिस्टर और ये वाला एक ही एंड के क्रॉस है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा मेरे को ऐसे, ये हो गया ए से चला, यहां आ गया 21 ओम, और यहां पे मेरे को मिल जाएगा जो मैं जोड़ के अभी बताने वाला हूं, ये हो गया आपका बी। ये हो जाएगा आपका क्या 42 प्लस 189/4। जब जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 16 168 प्लस 189/4। इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 9 17 1 8 6 14 14 और 1 15 1 3 और 1 2 और 1 3/4 357/4। यहाँ हो गया 357/4 ओम। अब ये आपका कैसा हो गया पैरेलल में, तो अगेन यहाँ पे R इक्विवेलेंट आप पैरेलल करके ऐसे R1 R2 बाई R1 प्लस R2 करके आप निकाल लोगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट हार्ड नहीं था। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो थोड़ा सा, ये जो डेटा है ना, ये डेटा थोड़ा सा सजाया हुआ मिलता है ताकि आपको सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी ना हो। बट अगर ये डेटा इस तरीके से भी मिलता है तो इजी सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर सही होगा। तो अगेन क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो ये आपका पॉइंट आपको गिवन रहता है ए और बी, तो ये दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में आपको निकाल। तो देखो यहां से अगर मान लो करंट चला आई, तो इस करंट को दो रास्ता मिलता है यहाँ पे। अब इधर आएगा I1, इधर आ जाएगा I2, यानी जब करंट जब बटा दो पार्ट में ऐसे और इधर से, यानी ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये जो सर्किट है ये आपस में पैरेलल में हो गया, यानी इसको एज ए पैरेलल आप सॉल्व कर लीजिए। और फिर यहाँ से I1 निकल जाएगा यहाँ पे, और इधर से I2 निकल जाएगा, तो इधर निकल जाएगा I, यानी ये जो मिला वो मेरे को इसका जो इक्विवेलेंट है वो पहले निकालते। तो ये कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्या इसको मैं और तरीके से कर सकता था बट अब यहाँ देखते हैं आराम से। तो 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया 100/20, ये कट के आ गया कितना 5 ओम। यानी इसको जब हम दिखाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये ए माना था, ये हो गया आपका 5 ओम। ये जो कॉम्बिनेशन ये जो मेरे को मिला पैरेलल, यहां से मिल गया मेरे को 5, और फिर एक और 5 ओम मेरा ऑलरेडी यहां लगा हुआ था 5 ओम। अब ये तीनों को आपस में जोड़ दोगे तो ये कैसे दिख रहे तीनों सीरीज में, यानी R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 5 प्लस प्लस यानी 15 ओम के बराबर है।
ठीक है। नाउ हाउ वुड यू कनेक्ट 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the effective resistance of combination is, पहला आ जाए 9 ओम और दूसरा आ जाए 2 ओम। तो देखो दूसरा का आंसर तो साफ दिख रहा है कि ये 2 का मतलब है सब। देखो किसी भी रेजिस्टेंस का सबसे मिनिमम जो आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में मिलता है और सबसे मैक्सिमम कहां मिलेगा, तो सीरीज में आप जोड़ दो और उनके मिक्सचर से अगर बनाओगे तो इन बिटवीन मैक्सिमम और इन बिटवीन मिनिमम के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको तीनों को अगर जोड़ दूं सीरीज में तो 6 + 6 + 6 18, यानी मैक्सिमम 18 ओम आ सकता है आर मैक्स, और मिनिमम कितना आ सकता है, तो आर मिनिमम जो होगा 6/3 कर दीजिए यानी 2 ओम, यानी अल्लो 2 इसका तो आंसर ऐसे ही मिल गया, आर मिनिमम के बराबर। यानी तीनों को हम कैसे करेंगे, पैरेलल में कर देंगे। तो बी का आंसर तो आपका चुपचाप दिख रहा है कि आप 6 ओम और 6 ओम को आप पैरेलल में जोड़ दीजिए, यानी 6 ओम और 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना दिख जाएगा, 2 ओम के बराबर आ जाएगा। बट ये एक आंसर मैं बताने वाला हूं। तो देखो अब ये 18 तो है नहीं और 2 है नहीं, यानी इनके बीच में कैसे आएगा, तो इनके बीच में आपको सीरीज और पैरेलल में यूज करना होगा। यानी 2 रजिस्टर को आप क्या करिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए और एक को सीरीज में। तो यहां कितना है, 6 ओम और यहां 6 ओम। अब जरा देखिए तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट निकलेगा तो ये मिल जाएगा आपको 3 ओम के बराबर। 3 ओम + 6 ओम कितना हो जाएगा, 9 ओम के बराबर। तो आपको लिखना होगा कि फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू बी 9 ओम वी हैव टू ऐड 2 resistors in parallel, and with that parallel combination we have to add 1 6 ohm resistor in series, so we can have this value। मतलब 9 ओम का रेजिस्टर हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। और अगर सीरीज में ये वाला तुमने 2 ओम, ये सबसे मिनिमम था ऑलरेडी, ये तीनों को हमको क्या करना होगा, पैरेलल में जोड़ देना होगा। क्वेश्चन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ऑफ ईच ऑफ 4। अब देखो अभी मैंने बताया आर मिनिमम के लिए क्या करना होगा, आपको सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए, चारों को पैरेलल में। तो उसके लिए क्या करें, R/4 यानी 4/4, ये कितना हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, 4 रजिस्टर है, 4 ओम का है, चारों का क्या करिए सीरीज में जोड़ दीजिए, 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 16 ओम के बराबर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आर मैक्स निकालने के लिए सबको आपको क्या करना है, सीरीज में जोड़ देना है, और आर मिनिमम के लिए क्या करना है, सबको आपको पैरेलल में जोड़ देना है। और आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में अगर रखना है तो आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा। ठीक है, 3 रजिस्टर, अच्छा यहाँ पे 20 ओम होना चाहिए। ठीक है, एबीसी कैन बी कटेड इन सच अ वे दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 3 इन। अच्छा ओके, यहां पे आपका हो जाएगा 2 ओम, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, और ये है आपका 3 ओम। ठीक है, सो द अरेंजमेंट ऑफ द 3 रजिस्टर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ द 3 रजिस्टर्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि 2 ओम का 3 रजिस्टर है और उनको आपको क्या करना है, उनको आपको आपस में इस तरीके से कंबाइन करना है कि उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो वो 3 ओम के बराबर होना चाहिए। तो आपको वो अरेंजमेंट बताना तीनों का। देखो तो अगेन अगर 2 ओम, एक रजिस्टर जो है हमारा 2 ओम का है, 3 ऐसे रजिस्टर्स हैं, 3 हैं ऐसे, है ना। तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 ओम, 2 + 2 + 2 6, और आर मिनिमम कितना हो जाएगा, तो आर मिनिमम मेरा हो जाएगा 2/3 ओम। तो अब देखो ये जो 3 ओम आ रहा है ना, वो इन बिटवीन दिस 2 आ रहा है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, पहले तुमको ये पता लगाना है कि कॉम्बिनेशन मेरा कौन सा होगा, कि पूरा पैरेलल है या पूरा सीरीज है या उसका कॉम्बिनेशन जो है मिक्सचर है। तो ये मेरा मिक्सचर है, तो 3 है, तो पहला तो एक ही मेरा कॉम्बिनेशन ही देगा, 2 को हम लोग क्या करें, पैरेलल में लगा दे और एक को सीरीज में। तो यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम और यहाँ 2 ओम। अब देखो जरा इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 ओम, और 1 ओम + 2 ओम सीरीज हो गया, तो ये कितना दे देगा, 3 ओम। तो इस तरीके से मेरे को 3 ओम मिल गया। और जस्टिफाई और आंसर तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि किस तरीके। तो इसको आपको ना अपने लैंग्वेज में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। बोर्ड्स में लिखने का मतलब होता है राइटिंग प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है, अगर बढ़िया है, बहुत अच्छे से आपने लिख दिया, बोल दिया, अपनी बात रख दी, तो इसमें फुल में फुल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्किट सीरीज और पैरेलल शुड बी यूज्ड व्हेन यू हैव टू ऑपरेट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन योर हाउसेज। कह रहा कि आपके घर में डिफरेंट गैजेट्स यूज करने हैं,
तो आपको सारे गैजेट्स को सीरीज में ऐड करना चाहिए या पैरेलल में। उसके बाद कहता है ये आपको बताना है सीरीज या पैरेलल। तो सिंपल सी भाषा में आंसर है कि अगर मैंने मान लो कि मेरे पास ये 3 गैजेट्स हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक गैजेट 1 है जिसको रजिस्टर से मैंने देखा, गैजेट 2, गैजेट 3, इसको मैंने सीरीज में लगा दिया। तो सीरीज में लगाया और अचानक से मेरा क्या हुआ कि ये वाला गैजेट मेरा फेल कर गया या फिर ये वाला गैजेट मेरा खराब हो गया। तो जैसे ही ये गैजेट खराब होगा तो यहां का जो कनेक्टिंग वायर है वो टूट जाएगा, तो मेरा ये सारा का सारा जो गैजेट है वो ऑपरेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये तो साफ है कि सीरीज में तो हमको नहीं लगाना है। मतलब हमको कैसे लगाना है गैजेट्स को, हमको सारे गैजेट्स को पैरेलल में एक दूसरे के साथ लगा देना है। पैरेलल लगा दिया हमने, गैजेट 3, गैजेट 2, गैजेट 1। अगर मान लो ये गया फेल किया तो भाई इसके अक्रॉस अपना वोल्टेज सेम है, आपको मालूम है वोल्टेज कहीं पे भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो ये ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है। मतलब एक गैजेट के खराब या पूरे गैजेट, 2 गैजेट भी खराब होते, मतलब जो भी गैजेट खराब होगा वो बंद होगा, बाकी गैजेट मेरा चल रहा होगा। पहली बात। दूसरी चीज, अच्छा ये और भी कुछ पूछे क्या, लिस्ट 3 रीजंस फॉर योर आंसर। आपको 3 रीजंस भी बताने हैं, ये 3 रीजंस आपको वैलिड देने होंगे। तो पहला क्या बोलोगे, गैजेट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले तो बता दीजिए आप कि उसको पैरेलल में हम करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे। रीजंस पूछा आपसे, रीजंस पहला देखो, अगर सीरीज में करोगे ना तो वोल्टेज ना आपका बटता है। अब हमको मालूम है कि हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेज हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, वो ऑपरेट होते 230 वोल्ट पे। तो 230 वोल्ट आ रहा है, अब सीरीज में लगा दिया तो उसमें से बट के चला गया, तो वो तो कम वोल्टेज से ऑपरेट होने लगा, यानी प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी पहला रीजन, एप्रोप्रिएट वोल्टेज शुड बी देयर। मतलब उनके अक्रॉस एप्रोप्रिएट वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फेलियर्स ऑफ वन गैजेट विल नॉट अफेक्ट द अदर गैजेट्स, ऑपरेशन ऑफ अदर गैजेट। फेलियर ऑफ एनी गैजेट डज नॉट अफेक्ट अदर गैजेट्स, दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। तीसरा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो रीजन क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल, 5 ओम रेजिस्टर, 10 ओम रेजिस्टर, 15 ओम रेजिस्टर, प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा कि एक ना डायग्राम बनाइए। चलिए डायग्राम बनाते हैं। और ये PYQ है आपका, तो 1.5 वोल्ट का 3-4 बैटरी आपको जोड़ना है, सेल जोड़ना है, सॉरी। तो 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 इन 4, 6 वोल्ट यहां पे आ गया। फिर कहता है सबको आपको सीरीज में लगाना। कितना कितना, एक 5 ओम का रेजिस्टर है, एक 10 ओम का रेजिस्टर है और एक 15 ओम का रेजिस्टर है, लगा दिया। ठीक है। एंड अब की प्लग भी लगा दीजिए भाई, और जोड़ दिया इसको, की प्लग को हमने क्लोज कर दिया, ये बना दिया हमने। ठीक है। कह रहा नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। कितना करंट पास करेगा, तो करंट पास करने के पहले आपको क्या निकालना होगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1, इसको R1 बोल दीजिए, ये R2 से रिप्रेजेंट करिए और ये R3 से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो गया, 5 प्लस 10 प्लस 15, और ये ओम में आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। तो करंट कितना पास करेगा, तो I बराबर क्या बोलेगा, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 6, R कितना है 30, 6×5 = 1/5 एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट से। यानी अगर आपको डेसिमल में लिखना हो तो 0.2 एम्पियर करंट हो गया। नाउ आप पूछते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, तो 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपको मालूम है V2 बोल देते, तो V2 बराबर क्या होगा, I/R2। अब I देखो ये सीरीज में है तो I तो सबके क्रॉस सेम जा रहा है, 1/5 × 10, V2 बराबर कट के कितना हो गया, 2, यानी V2 बराबर कितना आ गया, 2 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है कि किसी भी
सर्किट के क्रॉस अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी गैजेट के क्रॉस या वायर के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर उसकी वजह से उसमें हीट कितना जनरेट हो रहा होगा, यानी उन्होंने बताया जूल्स लॉ ने हीटिंग इफेक्ट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज heat produced in a conductor is directly proportional to H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to 2E। तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो H में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलता है I स्क्वायर आर टी। नाउ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और मिलता है हमें H बराबर I स्क्वायर आर टी के बराबर। ये हमारे जूल साहब ने बताया कि इतना हीट प्रोड्यूस होगा, डिसिपेट होगा जब कोई भी कंडक्टर या कोई भी चीज ऑपरेट होगा एक गिवन करंट जिसका रेजिस्टेंस मालूम होगा और गिवन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर दिया हो तुम्हें कितना 10 ओम, ये गिवन है। बैटरी जो है वो दिया है वी दिया हो तुम्हें 12 वोल्ट। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर फॉर टी बराबर 5 मिनट। 5 मिनट को पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 5 × 60 कर लीजिए, 4×5 = 300 सेकंड के बारे में पूछ रहा है। तो मेरा कितना हीट प्रोड्यूस होगा, यानी H बराबर क्या बोलेंगे, लिखा हुआ है I स्क्वायर आर टी। इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको मालूम है V बराबर क्या होता है आई आर, यानी I बराबर हम लिख सकते हैं V बाई आर। उठा करके यहां पुट करिएगा तो ये मिल जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी आर से आर गया तो कितना मिल गया V स्क्वायर आर इंटू टी। अब V आपको जो दिया है अप्लाई करिए यहाँ पे, V 12 का स्क्वायर, T कितना हो गया 300 और R कितना है, R दिया आपको 10, 10 से 10 गया 12 12 144 इंटू 30 जूल। इतना हीट डिसिपेट होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए, 0 4 3 12 4 3 12 1 13 3 और 1 4, 4320 जूल हीट डिसिपेट करेगा ये। इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब? देखो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एक कंटेन्स थिक टंगस्टन फिलामेंट हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा बल्ब होता है वो जो फिलामेंट कंटेन करता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्यों होता है, क्योंकि बहुत देर तक हम बल्ब जलाए रखते हैं और ज्यादा अगर हीट हो जाएगा प्रोड्यूस तो वो क्या करेगा, बल्ब का फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा और बल्ब मेरा फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, द फिलामेंट इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास बल्ब। जो फिलामेंट होता है उसको ग्लास बल्ब में हम इनक्लोज करके रखते हैं, या तो वो ग्लास बल्ब वैक्यूम होता है या उसमें इनर्ट गैस हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर आप उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने में एनर्जी है। अगर उसको आप ऑक्सीजन या किसी भी चीज से अगर रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ अगर वो रिएक्ट कर गया तो वो क्या कर जाएगा, या तो वहां पे हीट रिलीज होगा वह जल जाएगा, या तो हो सकता है उस पे ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाए, ये सारी चीजें हो जाएंगी वहां पे। इसीलिए उसको हम लोग फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग, उसको बचाने के लिए कि वो जले ना, हम उसको वैक्यूम या किसी नोबल गैस उस बल्ब के अंदर फिल कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये जो हीटिंग करंट है, देखो हर चीज का एप्लीकेशन है कि जैसे फ्रिक्शन इज अ गुड इविल, वैसे ही जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो भी एक तरीके से हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे हम आयरन यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं, माइक्रो ओवन यूज करते हैं, तो वो ये हीटिंग इफेक्ट के वजह से ही हम यूज कर पा रहे हैं कि जो हीट वो जनरेट कर रहा है भाई हम उसको यूज कर रहे हैं। तो दीज आर दी एप्लीकेशन। और सबसे अच्छा एप्लीकेशन है यहाँ पे फ्यूज का। फ्यूज को मैंने एक नाम दिया है टीम लीडर का। क्या? टीम लीडर का नाम दिया है। इसमें एल और टी को आप ध्यान से रखिए। एल टी से आ जाएगा आपका जो उसमें यूज, जो फ्यूज होता है वो एक एलॉय से बनता है, वो एलॉय जो होता है वो टीन, और एल से आता है आपका लेड। ये लीड और टीन से मिल करके, टीन और लेड से मिल करके बना हुआ है आपका फ्यूज, और वो एक टीम लीडर की तरह काम करता है कि अगर फ्यूज क्यों लगाया गया, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा कि अगर हाई करंट प्रोड्यूस हुआ आपके घर में तो वो मेल्ट कर जाएगा और कनेक्ट, वो टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा तो कनेक्शन जो आपके घर का वो बंद हो जाएगा, तो आपके जितने भी अप्लायंसेज हैं वो जलने से बच जाएंगे। तो टीम जो आपका फ्यूज है वो टीम लीडर की तरह काम करता है, वो अपने ऊपर सारी चीजें ले लेता है। तो उससे आपको याद रहेगा कि टीम जो है वो एलॉय से बना है और दैट एलॉय इज टीन प्लस
लेड। जो फ्यूज होता है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। इन केसिंग फ्यूज को हम लोग इनक्लोज करते हैं पोर्सिलिन से, कार्ट्रिज से। ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और उसके बीच में हम लोग 2 मेटल्स लगा देते हैं और उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ करंट है, ठीक है। तो उसको हम पकड़ के फ्यूज को निकालना या फ्यूज को लगाने में हम यूज करेंगे। रेटिंग क्या होता है फ्यूज का? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एटसेट्रा। डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग इस रेटिंग के फ्यूज को यूज करते हैं। मतलब 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 एम्पियर से ज्यादा करंट आया और वो फ्यूज हो जाएगा। मतलब ये 1 एम्पियर तक के करंट को ये होल्ड कर सकता है, उसके बाद के करंट में फ्यूज हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हमारा यूज होता है उसके हिसाब से हम लोग उसके रेटिंग का हम लोग फ्यूज लगा लेते हैं। इफ करंट एक्सीड द सेफ लिमिट एक्सीड करेगा, वायर मेल्ट्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, सर्किट ब्रेक्स, एप्लायंसेस आर सेव्ड। जो मैंने बात बताई वो बात यहां पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक हीटर या हीटिंग एलिमेंट्स, द हीटिंग एलिमेंट्स इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर। जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स है वो नाइक्रोम वायर से बने हुए हैं। एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। एलॉय की वजह से क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो अब नाइक्रोम क्यों यूज किया जाता है? हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट ऑक्साइड क्विकली एट हाई टेम्परेचर। देखो हाई रेजिस्टिविटी होगा तो क्या होगा अब हीटिंग के लिए आपको रेजिस्टर, आप यहाँ पे ऑब्स्टेकल लगा रहे हो तो कोलिजन होगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये अच्छा हीट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो भी वो टूटेगा नहीं, मेल्ट नहीं करेगा। तो भाई मेरा इक्विपमेंट सेफ है, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट का रहता है ये। और डज नॉट ऑक्साइड क्विकली एट हाई टेम्परेचर। ऑक्साइड मतलब जैसे भी वो नाइक्रोम ऐसे हम लोग माइक्रो आपने देखा होगा, ये वायर ऐसे रहता है, उसको आप ऐसे ही हीट कर रहे हो। अब अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, मान लो वो ऑक्सीजन तो है ही प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ज्यादा करंट है, हीट है, एनर्जी है, तो वो रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे आपका टंग हो सकता है नाइक्रोम वायर खराब हो जाए। तो वो इसके साथ एक खासियत ये भी है कि ये ऑक्सीडाइज क्विकली नहीं होता है। एलिमेंट्स यूज, फिलामेंट ऑफ बल्ब। कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट ऑफ बल्ब, टंगस्टन, ध्यान रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 के बराबर। कनेक्टिंग वायर नॉर्मली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम, एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। इसका हाई रेजिस्टिविटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये डज नॉट ऑक्सीडाइज एज क्विकली एट हाई टेम्परेचर। फ्यूज, टीम लीडर टीएल, इसको ऐसे रखना, टीम और लीड, ठीक है। एलॉय से बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ध्यान रखिए इस बात का। Why are alloys like nichrome used for making heating device such as electric heater, coils and toaster? क्यों हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं मेकिंग हीटिंग डिवाइसेस? अभी मैंने बताया, आप उसमें रीजन लिखेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, और दूसरा लिखेंगे डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, है ना। ये तीनों बातें लिखेंगे और उसको आप एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको अगेन मेरे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे 8294895708 पे आंसर लिख करके भेज देगा। अगर वो भेजेगा, अगर उसमें थोड़ा भी इधर उधर रहा तो उसको आंसर हैंड रिटन लिख करके भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। व्हाई इज एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल मेड ऑफ नाइक्रोम नॉट कॉपर? क्यों? कॉपर का रेजिस्टिविटी नाइक्रोम से बहुत कम होता है, तो रेजिस्टिविटी कम है तो ज्यादा हीट नहीं हुआ, ज्यादा अच्छा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है तो मेल्ट कर जाएगा और बहुत जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको मालूम है CuO जो कॉपर ऑक्साइड बनता है इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल मेड ऑफ नाइक्रोम नॉट कॉपर? तो सबका रीजन आपका सेम है। व्हाई इज अ फ्यूज वायर मेड ऑफ मटेरियल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट? लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट कम है, कॉइल फ्यूज मेरा ब्रेक कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और मेरा पूरा का पूरा अप्लायंसेस बच जाएगा। तो जिस रेटिंग का हमारा जिस एम्पियर रेटिंग का हमारा फ्यूज होगा हमारे घर के हिसाब से उतने ही एम्पियर का लोड यूज कर रहे होंगे उससे नीचे का, और उससे ऊपर जहां गया वो हमारा फ्यूज मेल्ट करेगा और हमारा सारा का सारा अप्लायंसेस बचा रह जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या डिसिपेट। हमने अभी पढ़ा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ जूल्स लॉ,
तो आई स्क्वायर आर टी रेट, रेट मतलब टाइम के हिसाब से, यानी पावर इज इक्वल टू, इसको वर्क से भी हम डिनोट कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यानी आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी गया तो क्या मिल गया आई स्क्वायर आर। अगेन मैंने आई को यहाँ पे हम लोग वी बाई आर से रिप्लेस करके यहाँ पे हमारा फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी आई। एक आई को बाहर निकालिए यहाँ पे, यानी आई स्क्वायर के लिए लिख सकते आई इंटू आई आर, वी बराबर आई आर, इसको वी रख दिया, वी बराबर आई आर, तो तीन फॉर्मूला मेरे को पावर के लिए मिल गया। 1 वाट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ऑब्वियस सी बात है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो ये बताएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, नाउ इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको कैपिटल पी से हम लोग पावर को डिनोट करते हैं, और एसआई यूनिट का क्या होता है वॉट। देखो पी बराबर होता है वर्क डन बाय टाइम, और इसका फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला वो क्या है, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर फॉर जो हम इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में यूज करेंगे, और एक होता है वी आई। ठीक है, और अगर यहां से देखेंगे तो जूल पर सेकेंड पावर का एसआई यूनिट होता है, और इसको हम लोग वॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, in the given circuit calculate the power consumed in watt in the resistor of 2 ohm। 2 ओम में ये जो 2 ओम का रेजिस्टर, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा अब वो आपको बताना है। तो पहले तो हमको निकाल लेना चाहिए क्या यहाँ पे, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर। तो आई अगर मालूम हुआ इससे कितना जा रहा है, आर पता ही है तो हमारा काम हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट पहले निकाले तो आर इक्विवेलेंट कितना 1 + 2 दैट इज 3 ओम। अब यहां से आप आई निकाले तो आई कितना हो जाएगा वी बाई आर, वी कितना है 6, आर कितना है 3, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब पावर की बात करो तो पावर कितना होगा आई स्क्वायर आर, आई कितना है 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 2 ओम के बाद क्रॉस पता करना आपको, यानी 4 4 दूनी 8, 8 वाट क्या करेगा पावर कंज्यूम करेगा ये। क्वेश्चन, 2 बल्ब्स रेटेड 60 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो बल्ब को हमने क्या किया, एक बल्ब जो है उसका जो पावर रेटिंग दिया है वो 60 वाट, और ऑपरेट आपको मालूम है जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेज है वो सब के सब किस पे ऑपरेट होते हैं 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पे। तो यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है, उसी को मान लेते हैं। 100 वाट इसका पावर है और 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रहा है, ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो आपका बैटरी होगा वो 220 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ऑपरेट हो रहा है। तो अगर बताइए टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो देखो ये पावर कितना है, इसका P1 है गिवन 60, इसका P1 P2 है 100। तो पावर नेट पावर जब पैरेलल में होता तो जितना पावर इसको कंज्यूम करा उतना ही करेगा, यानी P1 + P2 कर दीजिए, यानी आंसर हो जाएगा 60 + 100 दैट इज 160 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वाट ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे तुम्हें P दिया है कितना 1100 वाट, और यहाँ पे आपको V दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपको मालूम है, आपको पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रेजिस्टेंस, दूसरा कहता है द करेंट ड्रॉन बाय इट। तो पहला देखते हैं, पहला P बराबर क्या लिखेंगे V स्क्वायर बाई R। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R आपका हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। इसको इधर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए। ठीक है, तो 220 इंटू 220 और पावर कितना है 1100 वाट। 10 ने 10 को मारा, 10 को मारा, ये 11 से 2 बार में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 44 ओम रेजिस्टेंस मिल गया ना। दूसरा क्वेश्चन है द करेंट ड्रॉन बाय इट। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, P बराबर हमने एक और फॉर्मूला बताया VI। तो P कितना हो गया 1100 वाट, V कितना है भाई 220 वोल्ट, और I मुझे नहीं पता, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1100 बटा 220। 10 ने 10 को मारा, 11 से ये कट जाएगा कितने बार में 10 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, यानी 5 एम्पियर करंट उससे फ्लो कर रहा है या ये वो विड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या भाई, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर अ गिवन टाइम। देखो जो आपको हीट लॉ, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आप E बराबर क्या बोल दोगे, E बराबर जो आपको फॉर्मूला देखो आया ना I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R इंटू टी और VIT, पावर इंटू टाइम। एक्चुअली एनर्जी बराबर क्या होता है या फिर वर्क डन बराबर क्या होता है पावर इंटू टाइम।
तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर का मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया, VI, दूसरा बताया P बराबर V²/R, और तीसरा मैंने बताया P बराबर I²R। तो ये तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों फॉर्मूला आपको मिल गया। तो इस तरीके से कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आप वो निकाल सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो जो हमारे घरों में हम लोग जैसे ये पैनल में यूज कर रहा हूं, क्या बेटा, तो जैसे अभी मैं ये पैनल यूज कर रहा हूं, तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके से आकर के हमें इलेक्ट्रिक जो आपका डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, किस तरीके से हम लोग से चार्ज करते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो कमर्शियल यूनिट बोलते हैं उसी को, और वो होता है 1 kWh। इस बेसिस पे इसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। इस बेसिस पे हमारे घरों पे चार्ज किया जाता है। और ये क्या होता है 1 kWh, अभी मैं आपको बता दूं कि 1 kWh, 1 किलो मतलब 1000 वाट, और आर क्या हो गया भाई 360, 60 इंटू 60 3600, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 1 kWh जो है वो लगभग 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर, तो 1 kWh, यहाँ पे बाय मिस्टेक छूट गया था। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे घरों में जो अप्लायंसेज यूज हो रहे हैं उस पर चार्ज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी बोर्ड्स के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन। इन अ हाउस टू बल्ब्स ऑफ 50 वाट ईच, 2 बल्ब है, 50 वाट का एक, 50 वाट का दोनों बल्ब है, 2 बल्ब यूज किया जा रहा है फॉर 6 आवर। इसमें जो टाइम कंज्यूम किया जा रहा है 6 घंटे का टाइम लिया जा रहा है बल्ब को यूज करने के लिए। दिन भर तो बल्ब वैसे भी नहीं जला, तो 6 घंटे के लिए 2 बल्ब जलाई जा रही है घर में। इलेक्ट्रिकल गीजर 1 kWh, एक इलेक्ट्रिकल गीजर है, ये गीजर है जो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का ये गीजर है, वो यूज किया जा रहा है फॉर टाइम पीरियड 1 आवर डेली 1 घंटा यूज किया जा रहा है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ फॉर 30 डेज। ठीक है, तो आपको टोटल एनर्जी बताना कि 30 दिन में कितना कंज्यूम किया जा रहा है। तो चलिए यहां पे जरा देखते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो बल्ब है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो 50 वाट का है, 2 बल्ब है, तो कितना कंज्यूम करेगा 100 वाट दोनों मिल करके। तो पावर, या यहां लिखिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब, दोनों बल्ब के द्वारा कितना एनर्जी, तो एक है 50 का, एक है 50, दोनों मिलकर के 100 वाट। 100 वाट कितने देर के लिए हो रहा है 6 घंटे के लिए। ठीक है, 6 आवर्स के लिए यूज किया जा रहा है। आपको याद होगा कमर्शियल यूनिट 1 kWh, इसको आर में ही रहने दीजिए, यानी 600 वाट एक दिन में हम लोग बल्ब से एनर्जी कंज्यूम करें। वाट, किलोवाट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 बटा 1000 है ना, ये किलोवाट में आ गया, तो कितना हो गया 0.6 किलोवाट हम एक दिन में यूज करें बल्ब के द्वारा। ठीक है, अगर गीजर की बात करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय गीजर, तो गीजर 1 घंटे के लिए यूज किया जा रहा है हर रोज, यानी कितना बोलेंगे पावर इंटू टाइम, यानी 1000 इंटू 1 घंटा के लिए यूज किया जा रहा है, ये वाट में आ जाएगा आपका, है ना। तो यहां पे ये किलोवाट आवर हो गया, ये किलोवाट आवर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका वाट आवर, यानी 1000 वाट आवर हम लोग यूज कर रहे हैं किससे, गीजर का। तो अगर किलोवाट में बात करें तो कितना हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में हम लोग टोटल एनर्जी कंज्यूम, इसको आप लैंग्वेज में और अच्छे से लिख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 1 यानी 1.6 किलोवाट आवर। ये एक दिन में हुआ, इन वन डे। तो पूरे 30 दिन में कितना, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप मेरा किलोवाट आवर में आ जाएगा पूरे 30 दिन का। तो 16 या 48, 1 0 गया 48 किलोवाट आवर।
इतना एनर्जी हमने कंज्यूम किया पूरे 30 दिन में। अब कह रहा है कॉस्ट एट रेट 8% पर मंथ। तो बताइए कितना रुपया लगेगा। अगर कॉस्टिंग कितना रेट दिया हुआ है 8 रुपया पर किलोवाट आवर, तो कॉस्ट पर 48 किलोवाट आवर कंजम्पशन इक्वल्स टू 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा 28 64, यहां से बंद कर दिया 28 64 6 32 और 6 38, कितना रुपया 384 रुपया आप पूरे महीने में बिजली का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग अप्लायंसेस। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो एक फैन 100 वाट का है, 10 घंटे के लिए चल रहा है। हर जो भी अप्लायंसेस है उनका अलग अलग आप क्या करिए एनर्जी कंजम्पशन निकाल लीजिए, उसको फिर किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको पूरे महीने में लेकर के चले जाइएगा। 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब सारा आ जाएगा देन कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नाउ फॉर्मूला शीट यहां पे रहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था क्यू बराबर एनी। तो आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त। थोड़ा रिवीजन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला शीट लगा दिया गया है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर क्यू बराबर एनी, मैंने उस टाइम भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्यू बाई टी, पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ओम्स लॉ वी बराबर आई आर, रेजिस्टेंस आर बराबर वी बाई आई, सीरीज कॉम्बिनेशन जो आर इक्विवेलेंट आया था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, ध्यान रखिएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर बराबर क्या था वर्क डन बाई टाइम, ऑलरेडी इसको अच्छे से पढ़ाया गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर पावर इनटू टाइम। तो अब आपको क्या करना है, क्लास नोट्स रिवाइज कर लीजिए और आपको ये जो भी ये जो आपका जो मैंने पढ़ाया इसको हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर कर देंगे। तो इसको हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर कर देंगे या फिर इसको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी लिंक डाल देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है एनसीईआरटी पढ़ लेना है। नोट्स हमने कहा था क्लास नोट्स आपको दे देंगे। अगेन क्लास नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करेंगे और पीवाईक्यू आप लगा लेंगे। और अगर आपने सही से इस चैनल पे रिस्पांस रहा तो मैं फिर से कहता हूं कि सारा का सारा पीवाईक्यू आपको जनवरी के टाइम में करा दूंगा। तो ठीक है, ये चैप्टर हुआ समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।